हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन इसमें क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को कंटिन्यू किए हुए हैं। मेरे हिसाब से लगभग 15 से 16 सेशन इस चैप्टर में लिए जा चुके हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है कि इसमें लगभग 25 टू 30 है ना सेशन अपन को लेने पड़ेंगे ना, पूरा चैप्टर अपन को कवर करना। अभी तो मैं जुड़ रहा हूँ, है ना। मैंने आपसे इस चैप्टर को जब कंटिन्यू करा था तो वहीं पर आपसे मैंने डिस्कस कर लिया था कि इस चैप्टर का मोटिव क्या है। आप इसको खुद बताओ, इस चैप्टर का मोटिव क्या। मैं आपसे बार बार किसी चीज को पूछूंगा, है ना, और आपको उसका आंसर भी बार बार करना होगा ना, क्योंकि अपन चीजें जब बार बार पढ़ते हैं ना तो फिर वो कहीं ना कहीं अस्थायी होती है, धीरे धीरे करके, ठीक है ना, वो माइंड में सेट होती है। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इस चैप्टर का जो पर्पज है, ये चैप्टर आपको क्या सिखाना चाहता है। तो आपको आवेशित जो निकाय है ना, चाहे वो बिंदु आवेश हो, चाहे वो विद्युत द्विध्रुव हो, चाहे वो आवेशित गोला हो, चाहे वो आवेशित परत हो, चाहे वो आवेशित पट्टिका हो, या फिर चाहे वो आवेशित तार हो, ठीक है, उनके बीच डिफरेंस करना आपको क्या करता है, सिखाता है, ठीक है। और उन डिफरेंस करने के लिए, मतलब इन आवेशित निकायों के बीच अंतर जानने के लिए, समझने के लिए हमने एक भौतिक राशि डिसाइड कर रखी है और उसका नाम है विद्युत क्षेत्र, है ना। उस विद्युत क्षेत्र के द्वारा हम आवेशित निकायों के बीच अंतर आराम से समझ पाते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप बात को बड़े दिमाग में उतार रहे होंगे, ठीक है ना। आप चीजों को समझ रहे होंगे, फील कर रहे होंगे, ठीक है ना। और इसीलिए आप अब धीरे धीरे आप अपने अंदर इसी प्रकार का इंप्रूवमेंट जरूर देख रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आप कंटिन्यू सेशन को देख रहे हैं, सेशन को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इस बात को गारंटी लेता हूं ना कि आप कहीं ना कहीं, अगर आप पूरे सेशन को, सेशन नंबर 1 से अगर आप कंटिन्यू अगर सेशन को वॉच करते चले आ रहे हो, तो आपके अंदर एक प्रकार का मोटिवेशन मुझे जरूर जो है दिखेगा, ठीक है ना। मैं समझ जाऊंगा, मेरे को अगर आप देखोगे तो जेन्युइन में कुछ इस प्रकार से सेशन को क्रिएट ही करा जा रहा है। इतनी डिस्कशन, है ना, इतना डेप्थ, हर चीज अपन यहाँ पर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आप सेशन को सही से देखते हो, सही से वॉच करते हो, तो उतर तो जाता होगा आपके दिमाग में, ठीक है ना। और आप बोलने भी लग चुके होगे आप, ठीक है ना। फिजिक्स में लोगों को लगता है कि क्या बोलने, है ना। और ज्यादातर लोगों को जब ये इसको इसको पढ़ाया भी जाता है, इसकी जब टीचिंग भी करी जाती है, तो इसमें ज्यादा कुछ लोग बोलते नहीं है, इसमें क्या ही बोले। लेकिन आपको देखते होंगे कि मैं पूरे सेशन के दौरान आपको बोलता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ पर ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये क्यों है, तो ऐसे है, ठीक है ना। हर चीज का, हर जेन्युइन और बिल्कुल ऑथेंटिकेट, है ना, बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से बिल्कुल उपलब्ध करवाई जाती है ना। आप बिल्कुल जरा भी दिमाग में ये ना लाएं कि ये ऑथेंटिक नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप अपनी बुक से भी इसको चेक कर सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल ऑथेंटिक है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल डेप्थ यहाँ से क्लियर करा जाता है, ठीक है। चलो, लास्ट सेशन चल रहा था और हमने द्विध्रुव वाला टॉपिक, है ना, जो था निरक्ष पे, वो हमने पढ़ करके निपटाया है, ठीक है। और हमने लास्ट में ये देखा हुआ है कि जो निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो हमारे पास केपी बटे आर क्यूब आई थी, ठीक है। वही जब हमने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करी थी तो वो 2 केपी बटे आर क्यूब थी, ठीक है। तो अक्ष पर क्या थी, अक्ष पर 2 केपी बटे आर क्यूब थी, और निरक्ष पर क्या थी, निरक्ष पर केपी बटे आर क्यूब थी। ये आप जानते हैं, ठीक है। और लास्ट में रिजल्ट हमने निकाला था कि ई अक्ष इज इक्वल टू 2 इंटू ई निरक्ष, ठीक है ना। यानी अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्ष की 2 गुनी होती है ना। तो क्या होती है, 2 गुनी। एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेना ताकि बार बार अपन देखते रहें, और जब चीजें देखते रहेंगे तो फिर वो भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। 2 केपी बटे आर क्यूब, है ना, ई निरक्ष देखेंगे केपी बटे आर क्यूब, ठीक है। तो इसको आप बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए आप, ठीक है ना, और आपको ये याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो ए अक्ष इज इक्वल टू 2 केपी बटे आर क्यूब और ए निरक्ष इज इक्वल टू केपी बटे आर क्यूब, राइट। चलो, अब चलते हैं अपन एक और द्विध्रुव का एक और टॉपिक आपके सामने। ये लास्ट टॉपिक होगा द्विध्रुव का। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर में 2 टॉपिक आपको द्विध्रुव को दिखने वाले, विभव वाले चैप्टर में आपको द्विध्रुव के 2 टॉपिक आपको दिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ अब ये लास्ट टॉपिक, तीसरा टॉपिक जो द्विध्रुव का अपन पढ़ने वाले हैं, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, है ना, यानी बल आघूर्ण। तो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक लिख देता हूँ कि टॉपिक क्या रहेगा। आप बुक उठाओगे, बुक में आपको बिल्कुल दिख जाएगा, ठीक है। तो आप वो बुक उठा करके आप इसको चेक कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा, एक समान, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र रखे द्विध्रुव पर लगने वाले
बल युग्म का आघूर्ण, है ना। ये आपके सामने क्या है टॉपिक, तो टॉपिक काफी लंबा चौड़ा आपके सामने आपका दिख रहा होगा, ठीक है। और कई बार जब क्लास में लेता हूँ तो लोग कहते हैं कि यही नहीं याद होता, ये जो टॉपिक हमने लिखा हुआ है ये टॉपिक ही लोग कहते हैं कि मेरे को याद नहीं होता, ठीक है, टॉपिक नहीं याद होता। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ, यही बोलता हूँ, ठीक है, कि एक ही तरीका है, आप उसको बार बार पढ़ोगे तो याद होगा, बार बार नहीं पढ़ोगे तो नहीं याद होगा। सिंपल है ना, सिंपल तरीका है कि आपको बार बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। जब आप बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं याद होगा, सिंपल, और कोई तरीका है ही नहीं, ठीक है। चले तो अपन देखते, अब यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र, आपने अगर सेशन को सीक्वेंस में देखा है तो कहीं कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अभी मैं जस्ट एक समान विद्युत क्षेत्र बनाने वाला हूं, अगर आप बल रेखाओं के गुण को मेरे से पढ़े हुए हो, ठीक है ना, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र मैं आपको बताऊं, ये देखो एक समान विद्युत क्षेत्र, ये हमारे पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या होता है एक समान विद्युत क्षेत्र, तो एक समान विद्युत क्षेत्र हमने कहा था कि उस क्षेत्र को अपन एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं जिसमें बल रेखाएं परस्पर समांतर, तो ये देखो ये है बल रेखाएं, तो बल रेखाएं परस्पर समांतर हो और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हर जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो बीच का डिस्टेंस यहाँ पर तुम कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ, ठीक है, वो तो आप समझ रहे हो। तो बल रेखाएं परस्पर समांतर होनी चाहिए और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बल रेखाओं को अपन क्या बोलते हैं, एक समान, ऐसे क्षेत्र को अपन एक समान विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं, है ना। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, अब एक बात और आप याद रखना कि माइनस आवेश पर जो बल लगता है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। कैसे लगता है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है ना। तो क्या याद रखा, हमने कहा माइनस आवेश पर जो बल लगता है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। और जो प्लस आवेश पर जो बल लगता है वो क्षेत्र की दिशा में लगता है। एक बार फिर से सुने, हमने कहा अब ये चीज आप अगर याद रखोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रखोगे तो मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये देखो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, ये क्या है प्लस, इस तरफ माइनस और इस तरफ क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। देखिए बल रेखाएं प्लस से चलती हैं और ऋण पे जाकर के समाप्त हो जाती हैं, आप देख लो बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं और ऋण पे आकर के समाप्त हो जाती हैं। अगर ये प्लस माइनस के चक्कर में आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो एक लाइन आप यहाँ पर सिंपल याद रखें कि माइनस आवेश पर जो बल लगता है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है और जो प्लस आवेश पर बल लगता है वो क्षेत्र के दिशा में लगता है ना। तो प्लस आवेश पर बल क्षेत्र की दिशा में लगता है और माइनस आवेश पर बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, सिंपल। अगर आप इस माइनस प्लस से उलझना नहीं चाहते, ठीक है ना। चलो तो मैं एक द्विध्रुव को क्या करता हूँ, इस विद्युत क्षेत्र में रख देता हूँ, ये देखो, ये देखो एक द्विध्रुव को अपन ने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये है माइनस क्यों और ये है हमारे पास प्लस क्यों, है ना। समझते चलो, एक द्विध्रुव को रखा, ये द्विध्रुव का क्या है, सेंटर है ना। और चाहो तो इसको यहाँ से यहाँ तक ए लिख दो, यहाँ से यहाँ तक ए लिख दो। मैं लिखने के मूड में नहीं हूं तो मैं टोटल यहाँ पर 2a ही लिख देता हूँ ना। तो द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 2a, अति अल्प लंबाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है, 2a होती है ना। ज्यादा घोच पेच ना, इसलिए बड़ा थोड़ा सा आराम आराम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखोगे, अब आराम से आप देखो, प्लस पर आवेश पर बल लगे क्योंकि विद्युत क्षेत्र में, तो इस पर बल लगेगा एक विद्युत बल, ठीक है ना। तो इस पर विद्युत बल लगेगा, कैसे लगेगा, यानी क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, तो इसको अपन बोलेंगे F1। तो कितना हो जाएगा, F बराबर क्यों इनटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो बल लगता है, इस पर एक विद्युत बल लगेगा क्योंकि आवेश कहां पर रखा है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और विद्युत क्षेत्र में है तो इस पर बल लगेगा और बल कितना लगेगा, F बराबर क्यू ई से लगता है। तो प्लस पर जो बल लगता है, प्लस आवेश पर जो बल लगता है वो क्षेत्र की दिशा में लगता है ना। और माइनस पर बल कैसे लगेगा, अब यार या तो ऐसे सोच लो, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ऐसे आप सोच लो। देखो माइनस क्या, माइनस जो है प्लस हो गया अपनी ओर खींचेगा, या फिर आप ये लाइन याद रख लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। कि जो बल लगता है ना, प्लस पर जो बल लगता है वो क्षेत्र की दिशा में लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लो, ये माइनस ये प्लस क्या करेगा, इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, या फिर आप ये लाइन याद रखें कि माइनस आवेश पर जो बल लगता है वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, ये लाइन आप याद रख लें। चल तो ये देखो इस पर बल लगेगा इस तरफ, ये हो जाएगा F2 बराबर माइनस की क्यों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे परिणामी बल कितना हो जाएगा, इस द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल, है ना। परमाणु में क्या है, बराबर है, परमाणु में आप देख लो F बराबर क्यों ई, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। जो द्विध्रुव पर बल लग रहे हैं, एक लग रहा है F1 और एक लग रहा है आपके पास F2, ये दोनों बल परमाणु में बराबर हैं परंतु दिशा में क्या है, विपरीत है ना। तो अगर आप देखोगे परिणामी बल, इस द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाएगा, तो इस द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल आप देखो, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस का ये हमारे पास क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर हो जाएगा। तो F1 वेक्टर कितना हो जाएगा, F1 वेक्टर हमारे पास है F बराबर ये क्यों ही हो जाएगा, है ना। और ये प्लस ये
माइनस का क्या हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर बराबर ये क्योंकि वेक्टर माइनस का ये क्यों वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एफ बराबर 0। तो अब आप देख लें, यानी परिणामी बल कितना है, परिणामी बल का मान 0, यानी एफ बराबर कितना है, 0 है। यानी इस द्विध्रुव पर जो परिणामी बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, एफ बराबर 0 लग रहा है, ठीक है। क्या समझ में आया, आपने बल तो निकाल लिया कि बल परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है ना, इसीलिए द्विध्रुव पर कार्य करने वाला परिणामी बल का मान जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, यानी एफ 0 है। ये देखो एफ इज इक्वल टू 0, इसका क्या मायने है, आप क्या समझे, मैंने तो आपको बता दिया कि बराबर 0, इसका क्या मायने है। एफ बराबर 0 का मतलब है कि यहाँ पर जो द्विध्रुव है वो स्थानांतरित गति तो नहीं करेगा। अगर बल का मान 0 है तो वस्तु स्थानांतरित गति नहीं करती है। सिंपल है ना, आपको सिंपल याद रखना है कि अगर बल का मान कितना है, 0 है, तो वस्तु स्थानांतरित गति, ये बल आप समझ रहे हैं, एफ बराबर है, जैसे हमने फोर्स लगाया, ठीक है ना, ये देखो हमने बल लगाया किसी वस्तु पर, जैसे हमने इस पर एक बल लगाया, ठीक है ना, तो ये वस्तु जब अपन बल 0 है इस पर, है ना, तो ये स्थानांतरित गति, स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो बल अगर 0 है इसका मतलब ये स्थानांतरित गति तो नहीं करेगा। अच्छा, एक होता है टॉर्क। अब दूसरी चीज, अगर टॉर्क क्या है, टॉर्क का मतलब बल आघूर्ण, आपने 11th में, अब देखो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप 11th में बल आघूर्ण वाला चैप्टर नहीं भी समझे हो तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको यहां भी समझ सकते हैं, और बिल्कुल जेन्युइन में आपने नहीं समझा होगा। ये बल आघूर्ण वाला बड़ा बड़ा सताता है लोगों को, बहुत परेशान करता है, ठीक है, लेकिन आज के बाद आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस टॉपिक को, बल आघूर्ण वाले फंडे को यहाँ तो बिल्कुल हमने क्लियर कर दूंगा, हर चीज को, हर बारीक से बारीक चीज अपन यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो ये कितना है, 0 है, इसका मतलब घूर्णन गति तो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है घुमाने वाला, ठीक है ना। अगर ये बल कहां पर काम करता है, घूर्णन गति में काम करता है, ठीक है। अगर टॉर्क भी 0 हो गया, अगर टॉर्क भी कितना हो गया, अगर टॉर्क भी 0 हो गया तो वस्तु ना तो घूर्णन गति करेगी और ना तो फिर क्या करेगी, स्थानांतरित गति करेगी, दोनों नहीं करेगी, ठीक है, दोनों नहीं करेगी। लेकिन यदि एफ 0 है, लेकिन अगर टॉर्क 0 नहीं है, टॉर्क अगर क्या नहीं है, अगर टॉर्क 0 नहीं है तो वस्तु स्थानांतरित गति तो नहीं करेगी, लेकिन घूर्णन गति अवश्य करेगी, क्योंकि टॉर्क 0 नहीं है। अगर टॉर्क 0 नहीं है तो वस्तु घूर्णन गति करेगी, स्थानांतरित गति नहीं करेगी, ठीक है ना। और अगर दोनों 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है और टॉर्क भी 0 नहीं है, इसका मतलब वस्तु कैसे करेगी, वस्तु स्थानांतरित गति भी करेगी और वस्तु जो है घूर्णन गति भी करेगी। अच्छा, एक एग्जांपल बताओ, वस्तु स्थानांतरित गति भी कर रही हो और वस्तु घूर्णन गति भी कर रही हो, कोई एक एग्जांपल दिमाग में सोच करके बताएं, है ना, बहुत बढ़िया टास्क है ना। एक एग्जांपल आप सोचें कि वस्तु जिसमें एफ भी 0 नहीं है, यानी वस्तु स्थानांतरित गति भी करेगी और टॉर्क भी 0 नहीं है, इसका मतलब वस्तु जो है घूर्णन गति भी करेगी, दोनों करेगी। तो कोई एक एग्जांपल आप सोच करके बताओ जिसमें स्थानांतरित गति भी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी कोई चीज जा रही हो, ठीक है ना, और वस्तु में क्या हो रहा हो, वस्तु घूर्णन गति भी कर रही हो, ठीक है ना। तो कोई एग्जांपल सोचो। चलो, सोचा होगा आपने, बहुत बढ़िया। आपने एग्जांपल क्या सोचा, जैसे साइकिल की जो पहिया है, साइकिल की पहिया बड़ा शानदार एग्जांपल है, ठीक है ना। साइकिल की पहिया स्थानांतरित गति भी करता है और साइकिल की पहिया जो है वो घूर्णन गति भी करता है। देख लो किससे करता है, वो घूर्णन गति भी करेगा, मतलब साइकिल की पहिया क्या करेगा, साइकिल की पहिया घूर्णन गति भी करता है और साइकिल की पहिया जो है वो स्थानांतरित गति भी करता है। देखो बढ़ता भी रहता है ना, स्थानांतरित गति भी करता है और वो घूर्णन गति भी करता रहता है। तो साइकिल की पहिया जब चलती है, ठीक है ना, तो आप सिंपल आप देखें वो क्या है, स्थानांतरित गति का, सॉरी वो एक जो है आपके पास घूर्णन गति और स्थानांतरित गति दोनों साथ में वहां पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बल का परिणामी कितना है, 0 है, तो आप देख लें, यानी वस्तु स्थानांतरित गति तो नहीं करेंगे। चलो अब आते हैं टॉर्क की तरफ, ठीक है। लेकिन इन बलों की क्रिया रेखा आप देखो, इन बलों की क्रिया रेखा, ये देखो क्रिया रेखा, इसका मतलब ये लाइन ऑफ एक्शन इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। तो ये आप देखें, इसको मिला है ना, इन बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है, बल का परिणामी तो 0 है, बल का परिणामी तो कितना है, 0 है, लेकिन इन बलों की जो क्रिया रेखा है वो एक सरल रेखा में नहीं है, इन बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है। इसका मतलब वस्तु को घूर्णन से कोई नहीं रोक सकता, यानी वस्तु घूर्णन गति करेगी, वस्तु क्या करेगी, वस्तु एक घूर्णन गति करेगी। मैं आपको बताऊं फिर क्या होगा, बल का परिणामी 0 है, लेकिन इन बलों की लाइन ऑफ एक्शन, यानी इन बलों की जो क्रिया रेखा है वो एक सरल रेखा में नहीं है, यानी इसका मतलब इसको घूर्णन गति करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे ये हमारे पास एक क्या है, ये मान लो हमारे पास कोई एक वस्तु है। अब इसको आप देखो, हम ये देखो इस समय है ना, इस समय देखो अगर अपना हम दायां हाथ आगे बढ़ाते हैं, देखो दायां हाथ अगर बढ़ाते हैं तो बायां हाथ हमारा पीछे चला आता है, देखो वस्तु घूर्णन गति कर रही है ना,
कोई घूर्णन गति से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर हम अपने बाएं हाथ को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा दायां हाथ पीछे चला आता है, ठीक है ना ध्यान, क्योंकि इन बलों की क्रिया रेखा, इन बलों की जो क्रिया रेखा है वो एक सरल रेखा में नहीं है। इन ये देखो, इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये, इन बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है, ठीक है ना, यानी बल परिमाण में बराबर है, अरे बराबर है या फिर नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी है, ठीक है ना, लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक सरल रेखा में नहीं, यानी कि जो क्रिया रेखा है वो एक सरल रेखा में नहीं है, तो इनको घूर्णन करने से, यानी ये इसको इस तरफ खींचता है, ये इसको उस तरफ खींचता है, ठीक है ना, यानी इसको घूर्णन गति करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, ये आप सिंपल देख लो, इसको घूर्णन गति करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। हमारा दायां हाथ अगर आगे जाता है तो बायां हाथ हमारे कहां आता है, पीछे आता है, ठीक है ना, यानी ये इस पर जो बल लग रहे हैं वो परिमाण में बराबर है परंतु दिशा में विपरीत है, ठीक है ना, तो बल का परिमाण तो 0 है, लेकिन इन बलों की जो क्रिया रेखा है वो एक सरल रेखा में नहीं है, इनको घूर्णन करने से कोई नहीं रोक सकता। आप इस चीज को, इस एग्जांपल को आप समझे, है ना, इस एग्जांपल को आप आराम से समझे, ठीक है ना, ये अगर आगे जाता तो ये पीछे आएगा, ठीक है ना, यानी आप ये बल इस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इन बलों की क्रिया रेखा अगर एक रेखा में होती है ना तब तो घूर्णन गति नहीं हो पाती, ठीक है ना, लेकिन इन बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है, देखो इन बलों की क्रिया रेखा एक सरल रेखा में नहीं है, तो इनको घूर्णन गति करने से कोई नहीं, यानी इसको घूर्णन गति करने से कोई नहीं रोक सकता, घूर्णन गति तो ये अवश्य करेगा। इसका मतलब यहां पर हमें बल आघूर्ण की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप सीसी को ही देखो, सीसी में जब तक आप दोनों उंगलियां नहीं, यानी अंगूठा और इस फिंगर को, जब तक इस दोनों फिंगर को, है ना, यानी बल बराबर परंतु विपरीत दिशा में नहीं लगाओगे, बल बराबर परंतु विपरीत दिशा में नहीं लगाओगे, एक उंगली से आप नहीं खोल सकते ढक्कन को, ठीक है ना, बल आपको बराबर तथा विपरीत दिशा में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, और फिर जब आप, क्योंकि बलों की क्रिया रेखा सरल रेखा में नहीं होगा, और फिर धीरे धीरे ये आगे जाएगा तो ये पीछे जाएगा, ये आगे जाएगा तो ये पीछे जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब सीसी का ढक्कन क्या हो जाएगा, घूर्णन गति वहां पर उत्पन्न कर देगा सीसी के ढक्कन में, ठीक है ना, और सीसी का जो ढक्कन है वो आराम से क्या हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है ना। अब उम्मीद है कि आप ये बात जरूर से जरूर पकड़े होंगे, ठीक है ना। अब अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको एक दो बार रिपीट करेंगे, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई तकलीफ नहीं, आराम से आप समझे। इसका मतलब हमें यहाँ पर किसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बल आघूर्ण की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। चलो तो अब हम पता करते हैं बल और बल आघूर्ण, है ना। तो देखो बल आघूर्ण क्या होता है, एक बल, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब इसमें देखो दो बल है आपके पास, कोई एक बल ले लो, है ना, बलों के मध्य लंबवत दूरी, है ना, बलों के मध्य लंबवत दूरी, ठीक है। चलो तो टॉर्क इज इक्वल टू बल आप चाहे F1 ले लो और चाहे आप क्या ले लो, F2 ले लो, ठीक है। बलों के मध्य लंबवत दूरी, है ना, तो लंबवत दूरी ये वाली आपके पास हो जाएगी, लंबवत दूरी, है ना, ये देखो ये लंबवत दूरी आपके सामने हो जाएगी, है ना। चलो तो ये इसको अपन क्या बोल देते हैं, एन बोल देते हैं, यानी BN, ये लंबवत दूरी बल क्या हो जाएगा, तो ये बलों के मध्य की लंबवत दूरी आपके सामने क्या हो जाएगी, ये देखो, है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है ना, तो ये लंबवत दूरी आपके सामने, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन, और ये इसके क्या होती है, बलों के मध्य की लंबवत दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, BN। तो हमारा टास्क रहेगा क्या, BN को पता करना, है ना। तो BN कैसे पता करेंगे, क्योंकि F1 F2 तो आपको पता है ना, F1 का आप देखोगे, इसका परिमाण देखोगे, तो इन दोनों का परिमाण तो हमारे पास क्या है, इन दोनों का परिमाण तो हमारे पास ऑलरेडी पता है, क्यों के बराबर है ना, वाह। तो BN कैसे पता करेंगे, BN बटे, है ना, ये 2a है, ये 90 है ना, और ये हमने कहा कि द्विध्रुव जो है वो थीटा एंगल पर रखा हुआ है, द्विध्रुव इस तरीके से थीटा एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये 90 के सामने का कोण होता है, तो ये हमारे पास देखो, जिसको पता करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसमें पता करना होता है उसको नीचे लिखते हैं। देखो आपको पता है BN हमको पता करना है, इसको ऊपर लिखेंगे, जिसमें करना है तो हमको 2a पता है इसमें से, तो ये 2a ऊपर आप लिख देंगे, ठीक है ना, ये 2a नीचे आप लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये थीटा के सामने का क्या होता है, लंब होता है, ये थीटा के सामने की वजह लंब होती है, तो लंब बटे ये 90 के सामने का कोण, लंब बटे कोण किसके बराबर होता है, ये होता है साइन के बराबर, साइन थीटा हो जाएगा, यानी यहां से BN बराबर क्या हो जाएगा, BN बराबर हो जाएगा 2a साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, टॉर्क बराबर हो गया Q * E हो जाएगा बटे ये हो जाएगा 2a साइन थीटा हो जाएगा ना। अगली चीज 2a बराबर, अब थोड़ा ध्यान देना, E, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q * 2a, Q * ये 2a हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, E साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास PE, ये हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। तो अब इसको सदिश फॉर्म में लिखना चाहते हो तो P वेक्टर, ये क्रॉस E वेक्टर आपके सामने, यानी साइन थीटा वाला आपको पता होता है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, बल आघूर्ण कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा अब क्या होती है, सदिश राशियों की दिशा क्या होती है,
गुणजों के तल के लंबवत होती है नहीं, गुणजों के तल के लंबवत अक्ष की दिशा में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि क्या है, बल आघूर्ण एक अक्षीय सदिश भौतिक राशि है। कैसी राशि? अक्षीय सदिश भौतिक राशि है। एक अक्षीय सदिश भौतिक राशि होती है और एक क्या होती है, एक आपके पास ध्रुवीय सदिश भौतिक राशि होती है, ठीक है ना। एक अक्षीय सदिश भौतिक राशि होती है और एक क्या होती है, ध्रुवीय सदिश, है ना। तो ध्रुवीय सदिश जब वस्तु स्थानांतरित गति करती है तो वहां पर क्या होता है, ध्रुवीय सदिश भौतिक राशि होती है, ठीक है ना। और जब यहाँ पर वस्तु क्या करता है, जब वस्तु आपके सामने अक्ष यानी अक्ष की दिशा में जब कोई सदिश होता है, ठीक है, तो उसको अपन अक्षीय सदिश भौतिक राशि कहते हैं, है ना। तो ये चीज, ठीक है। चलो तो मैं अब आपको, तो इसका मतलब जो बल आघूर्ण यहाँ पर है वो क्या है, वो अक्षीय सदिश भौतिक राशि है जिसकी दिशा P और E के तल के लंबवत अक्ष की दिशा में होती है। P तथा E के तल के लंबवत अक्ष की दिशा में होती है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब मैं यहां लिखता हूं, ये टॉर्क बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, इसको अपन बोलते हैं गुणनफल। बात को पकड़ो। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं गुणज। तो सदिश गुणनफल की जो दिशा होती है, सदिश गुणनफल की जो दिशा होती है वो गुणजों के तल के लंबवत होती है। सदिश गुणनफल की दिशा गुणजों के तल के लंबवत होती है। यानी यहाँ पर जो बल आघूर्ण है ना, उसकी दिशा P और E के तल के लंबवत होती है। P और E के तल के लंबवत होती है। और हमने कहा कि जो बल आघूर्ण है वो अक्षीय सदिश भौतिक राशि है जिसकी दिशा P और E के तल के लंबवत अक्ष की दिशा में होती है। P व E के तल के लंबवत, तल के लंबवत तो होगी, ये तल के लंबवत आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तल के लंबवत क्या होती है, अक्ष की दिशा में होती है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताऊं, ये देखो, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास क्या है, E, ये P और ये हमारे पास क्या E, ठीक है। अब दिशा आप देखोगे कैसे पता करोगे, ठीक है। अब जो P और E का जो गुणनफल, ये गुणज है, ये दोनों क्या है, गुणज है। और इन जो गुणज है, तो हमने क्या बोला, P और E के तल के लंबवत, है ना, के तल के लंबवत, के तल के लंबवत किसकी दिशा होती है, बल आघूर्ण की दिशा होती है। तल के लंबवत का मतलब इस तल में तो नहीं होगा, यानी जिस तल में E और P है उस तल में ये जो बल आघूर्ण है उसकी दिशा नहीं हो सकती। फिर से ध्यान से, हमने क्या कहा कि जो ये इसकी दिशा क्या होगी, ये गुणनफल है, ये गुणज है, तो हमने क्या कहा कि जो गुणनफल की दिशा होती है वो गुणजों के तल के लंबवत होती है, गुणजों के तल के लंबवत होती है। यानी जिस तल में वो गुणज है उस तल में बल, उसकी दिशा नहीं हो सकती, ठीक है ना। यानी इसकी दिशा या तो तल के लंबवत ऐसे होगी, बाहर होगी, या तल के लंबवत अंदर होगी। इस तल पर, यानी ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड पर बल आघूर्ण की दिशा यहाँ पर नहीं हो सकती। इसकी दिशा क्या होगी, गुणजों के तल के लंबवत होती है। तल के लंबवत यानी ऐसे होगी या तो फिर अंदर हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा पता करने के लिए अपन दाएं हाथ के नियम का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और आप याद रखना, तो मैंने क्या कहा कि बल आघूर्ण एक अक्षीय सदिश भौतिक राशि है जिसकी दिशा गुणजों के तल के लंबवत यानी P व E के तल के लंबवत अक्ष की दिशा में होती है। क्या होती है, अक्ष की दिशा में होती है। मैं आपको बताऊं, जैसे हमने कहा कि कोई चीज है ना, कोई वस्तु है, और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ठीक है। जैसे कोई चीज क्या हो रही है, घूम रही है, ठीक है ना। ये इस तरीके से, मान लो ये हमारे पास कोई वस्तु है, ये इस तरीके से घूम रही है, ठीक है ना। तो इसका एक्सिस कौन है, इस एक्सिस के अलोंग, जैसे हमने कहा ये देखो, ये इस तरीके से घूम रही है। ये चाक कैसे घूम रही है, मैं आपको बताऊं, है ना। ये देखो, ये चौक इसके अलोंग क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है ना। तो ये उंगली जो हमारी आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या, ये एक्सिस है। इस एक्सिस के अलोंग ये चाक क्या हो रही है, घूम रही है। ये देखो, है ना, ये चाक ऐसे क्या करे, घूम रही है। तो ये अक्ष की दिशा में होती है। तो जो बल आघूर्ण होगा वो अक्ष की दिशा में, ये अक्ष होगी, ठीक है ना। इसको इसी के अलोंग क्या करिए, चाक यहाँ पर घूम रहे, तो इसको अपन बोलते हैं अक्ष की दिशा, ठीक है ना। तो अक्ष की दिशा में या तो ऐसे हो जाएगी, तल के लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी, या तल के लंबवत अंदर की ओर हो जाएगी। तो P से E देखोगे तो दाएं हाथ का नियम लगाओ, तो दाएं हाथ के नियम से लगाओ, तो P से E आप उंगली को घुमाओगे तो दिशा क्या हो जाएगी, अंगूठा बताएगा दिशा, तो तल के लंबवत कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा, यानी अक्ष की दिशा में तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा, ठीक है ना। यानी P से E आप आओगे, ये देखो, P से E आप आओगे तो दिशा क्या होगी, बल आघूर्ण की, वो तल के लंबवत अंदर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल दिया है, अब आप समझो, है ना, वो मेरा नेचर है, वो निकल जाता है मेरे से स्पीड में थोड़ा सा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो बल आघूर्ण, इसको अपन बोलते हैं गुणनफल, इसको बोलते हैं गुणज, है ना। तो जो गुणनफल की दिशा होती है वो गुणजों के तल के लंबवत होती है। तो हमने कहा कि बल आघूर्ण जो है वो एक सदिश राशि है, वो एक अक्षीय सदिश भौतिक राशि है। कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, एक अक्षीय सदिश भौतिक राशि से बोलो कि बल आघूर्ण जो है वो एक अक्षीय सदिश भौतिक राशि है जिसकी दिशा P व E के तल के लंबवत अक्ष की दिशा में होती है, अक्ष की दिशा में होती है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया लंबवत का मतलब बाहर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है। तो आप कैसे पता करोगे, दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के नियम से P से E की तरफ फिंगर घुमाओ, ठीक है ना। ये देख लो, P से E तक, P से E की तरफ फिंगर घुमाओ, ठीक है ना। तो P से E की तरफ फिंगर घुमाओगे तो अंगूठा जिस दिशा में जाएगा वहीं पर वही दिशा हो जाएगी। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर, अंदर की जा रहा है ना, तो अंदर की दिशा में हो जाएगी, ठीक है ना। तो अंदर की दिशा में यहाँ पर बल आघूर्ण की दिशा हो जाएगी, ठीक है। चलो, हमने थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब जैसे मैंने बोल दिया, जैसे बोला C वेक्टर, चलो मैं ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे बोला C वेक्टर,
सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस वेक्टर, यानी अब यहाँ पर देखो इसको अपन बोलते हैं गुणनफल और इसको अपन बोलते हैं गुणज। तो यहाँ पर जो सी की दिशा है यानी गुणनफल की जो दिशा है वो क्या होगी, ए व बी के तल के लंबवत होती है, यानी सी वेक्टर की जो दिशा होगी, यानी यहाँ पर सदिश राशि है वेक्टर लगा हुआ है, तो सी की जो दिशा होगी वो क्या होगी, ये गुणनफल की जो दिशा होगी वो ए व बी के तल के लंबवत होती है। ए व बी के तल के क्या होती है, लंबवत होती है, यानी सदिश गुणनफल की दिशा गुणजों के तल के लंबवत होती है ना। तो हम यहाँ पर बता ही दिया आपको कि जो बल आघूर्ण है वो एक अक्षीय सदिश भौतिक राशि है जिसकी दिशा P व E के तल के लंबवत अक्ष की दिशा में होती है, ठीक है ना। वो बाहर भी हो सकती है, वो अंदर भी हो सकती है, लेकिन होगी तो अक्ष की दिशा में ही, राइट। चलो, तो उम्मीद है ये बल आघूर्ण वाला टॉपिक आपको कुछ हद तक दिमाग में जरूर गड़ा होगा, ठीक है ना। आपको ना कुछ तो आप जरूर समझोगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर से चला गया होगा, ठीक है। चलो अब मैं आगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन और आपके सामने करके दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ केस अपन लेते हैं ना, केस ले लिए, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो साइन 0 डिग्री या 180 डिग्री, इसका मान दोनों पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो आप साइन 0 डिग्री पे आप देखोगे या साइन 180 डिग्री पे आप देखोगे तो दोनों का मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो इस केस में टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क मिनिमम आएगा, है ना। तो आप देख लो ये साइन 0 डिग्री या 180 डिग्री है ना, टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बल आघूर्ण यहाँ पर 0 रहेगा, यानी इस केस में जब थीटा बराबर 0 पर, यानी द्विध्रुव जो है वो कैसे रखा हुआ है, थीटा बराबर 0 पर है या थीटा बराबर 180 डिग्री पे है, तो उस केस में उस पर कोई भी बल आघूर्ण काम नहीं करता है ना। यानी इसको अपन बोलते हैं साम्यावस्था। इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, इस अवस्था को अपन साम्य अवस्था बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, साम्य अवस्था बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि टॉर्क भी मिनिमम है, यानी वो तो 0 है ऑलरेडी, एफ तो 0 है, एफ 0 है, टॉर्क भी 0 है, जब एफ भी 0 है टॉर्क भी 0 है, इसका मतलब यहाँ पर घूर्णन गति भी नहीं हो रही है और ना ही यहाँ पर जो स्थानांतरित गति हो रही है, दोनों गतियां यहाँ पर नहीं हो रही हैं। जब वो कहाँ है, थीटा बराबर 0 पर रखा हुआ है ना, या फिर यानी वो अक्ष की दिशा में है, अक्ष की दिशा में रखा हुआ है, अक्ष की दिशा में बिल्कुल रखा हुआ है ना। और अगर अक्ष की विपरीत दिशा में रखा हुआ है तो फिर दोनों ही केस में बल आघूर्ण का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मैं आपको फोटो से समझाता हूँ इस चीज को ना, इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो गया होगा, फोटो से बात अभी क्लियर हो जाएगी। यानी ये कुछ केस है हमारे पास, देखना ये हमारे पास है, ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है ना, और ये सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये 2a है, ठीक है। ये कितना है, ये 2a। अब यहाँ पर देखोगे ये इस तरफ क्या आता है, ये माइनस है, और इस तरफ क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्लस आपके सामने है, ठीक है। यानी जो हमारे पास द्विध्रुव है वो ऐसे ही रहना चाहता है, ठीक है। ये देखो ये माइनस, ये प्लस इसको अपनी तरफ खींच लेगा, और ये देखो ये माइनस और ये प्लस इसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा, ठीक है ना। यानी द्विध्रुव इस अवस्था में ही रहना चाहता है। इस अवस्था को बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था। इसको अपन क्या बोलते हैं, अस्थायी, ये अवस्था है साम्य अवस्था की, क्योंकि क्या है, ये बिल्कुल द्विध्रुव ऐसे ही रहना चाहता है। यानी अब ये द्विध्रुव की परमानेंट स्थिति है, यानी द्विध्रुव इसी अवस्था में रहना चाहता है, ठीक है ना। आप द्विध्रुव को कैसे भी कर दो, द्विध्रुव इसी अवस्था में आने की कोशिश करेगा, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, अस्थायी साम्य। साम्य अवस्था है, लेकिन ये अवस्था कैसे, अस्थायी साम्य अवस्था है, ठीक है। अब दूसरा केस अपन लेते हैं ना, 180 वाला भी आपको दिखा दें, ठीक है। तो यहाँ पर 180 वाला देखोगे तो ये इस बार ये प्लस क्यों, ये माइनस क्यों, माइनस होता है, ये क्या होता है, ये हमारे पास प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे ये ओ है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये हमारे पास कितना है, 2a। इसको आप देखो, यहाँ पर भी द्विध्रुव कैसे रखा हुआ है, ये देखो ये प्लस है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये माइनस है, ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। अब देखो इसको अपन अस्थायी साम्य अवस्था क्यों बोलते हैं, देखो बिल्कुल पलट दिया ना, बिल्कुल क्या हो गया, पलट गया है ना। यानी पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहले माइनस आ रहा था, लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या गया, प्लस आ गया, यानी बिल्कुल सिस्टम पलट गया है, ठीक है ना। बिल्कुल सिस्टम क्या कर दिया, पलट दिया, यानी 180
180, थीटा बराबर कितना 180 डिग्री पर जो है, यानी विद्युत क्षेत्र से जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 180 पे है। क्या है 180 बिल्कुल उल्टा रख दिया, ठीक है ना, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में इस बार अपन ने नहीं रखा हुआ है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर देखोगे, अब इसको अस्थायी साम्यावस्था क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप इस द्विध्रुव को आप थोड़ा सा, जैसे आप द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमाओ, जैसे ये प्लस है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है माइनस है, ठीक है। आप द्विध्रुव को थोड़ा सा क्या कर लो, घुमा लो, ठीक है। चलो द्विध्रुव को अपन ने थोड़ा सा घुमाया इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि जैसे ही इसको आप थोड़ा सा घुमाओगे, मतलब कितना एंगल, मान लो थीटा एंगल, इसे थोड़ा सा घुमाओगे, इस अवस्था में तो पड़ा है, तो कितना है, पड़ा है तो पड़ा है, ठीक है ना, है तो साम्य अवस्था, ये भी है तो क्या साम्य, ये देखो है तो साम्य अवस्था, ये भी इस तरीके से पड़ा हुआ है तो साम्य अवस्था, ये भी थीटा बराबर कितना 180 या थीटा बराबर 0 है साम्य अवस्था, यानी इस तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा घुमा लोगे, इसको आप इसको कैसे भी घुमाओ आप, ठीक है ना, ये जैसे था द्विध्रुव की एक्चुअल में स्थिति यही होती है, मतलब द्विध्रुव ऐसा ही रहना चाहता है, लेकिन यहाँ पर मैंने बिल्कुल विपरीत कर दिया है। जब विपरीत कर दिया है, लेकिन अब इसको जैसे ही थोड़ा सा आप घुमाओगे, तुरंत फटाक से ये माइनस कहां चला जाएगा, ये माइनस ये प्लस अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है ना, और इस प्लस को माइनस अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा, ठीक है ना। ये फटाक से ऐसे घूम जाएगा, फट से इस तरीके से घूम जाएगा, और यही कंडीशन फिर से ले लेगा, ठीक है ना, यही कंडीशन फिर से ले लेगा है। टॉर्क मिनिमम तो 0 होगा, यहां पर भी अगर इस केस में ऐसे पड़ा हुआ है 180 पर अगर पड़ा हुआ है, तब भी कितना है, टॉर्क 0 है, मिनिमम है, ठीक है ना, यानी कुछ घूमेगा नहीं, यानी साम्य अवस्था तो है, घूमेगा नहीं, इसका मतलब साम्य अवस्था तो है, यानी बल भी 0 है, और आपके पास यानी इस केस में एफ भी 0 है ना, और आपके पास टॉर्क भी कितना है, 0 है। यहां पर भी क्या है, यहां पर भी हमने देखा एफ भी 0 है, और हमारे पास क्या है, टॉर्क भी हमारे पास कितना है, 0 है, ठीक है। इस केस में यानी साम्य अवस्था ये भी है, यानी इस तरीके से पड़ा हुआ है, साम्य अवस्था ये भी है, विपरीत दिशा पड़ा होता भी साम्य अवस्था है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा जैसे घुमाओगे ये तुरंत घूम जाएगा, यानी ये कंडीशन ले लेगा। अस्थायी साम्य अवस्था तो यही वाली है, ठीक है ना, यानी देखो ये प्लस ये माइनस, इसको तो अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है ना, ये माइनस ये प्लस इसको अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन यहाँ पर देखो उल्टा हो रहा है, यहाँ पर तो रिपल हो रहा है, लेकिन इसको जैसे ही थोड़ा सा आप घुमाओगे तुरंत खटाक से ये प्लस की तरफ जाएगा और ये माइनस की तरफ चला गया तुरंत, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं अस्थायी साम्य अवस्था, इसको अपन क्या बोलते हैं, यानी साम्य अवस्था तो ये भी है, लेकिन ये अस्थायी साम्य अवस्था है ना, यानी ये इसको घूम करके ये अपनी इस कंडीशन को लेने की कोशिश करेगा, इसको अपन बोलते हैं अस्थायी साम्य अवस्था। बात को बड़ी देर तक एक्सप्लेन करा है, मैं इस चीज को और एक आपको पहाड़ से क्या करता हूं, उसको क्लियर करता हूं, इस बिंदु को, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप याद रखें। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं इसको एक चीज और एक पहाड़ से क्या करता हूं, क्लियर करता हूं, बड़े भी गजब तरीके से मैं वहां से भी एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हाँ, इसको अब देखो, ये मान लो एक गोल है ना, एक गोल यहाँ पर है, ठीक है। इस दोनों को आप देखो, यहाँ पर साम्य अवस्था ये भी है, यानी यहाँ पर, यानी अब इसको आप देखो, ये mg और ये r है ना, ये mg और ये हमारे पास ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर आ लग रहा है, ठीक है ना, यानी साम्य अवस्था तो है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं साम्य अवस्था। ये क्या है, यानी साम्य अवस्था ये भी यहाँ पर पड़ा हुआ है कुछ, यानी बिल्कुल यहाँ पर रुका हुआ है, ये यहाँ पर रुका हुआ है, ये यहाँ पर रुका हुआ है, यानी साम्य अवस्था, यानी बल क्या और एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना, है तो ये भी साम्य अवस्था ही है, तो ये भी क्या है, साम्य अवस्था है, ठीक है। लेकिन अब देखो, इसको आप खींच करके यहां लेकर के आओ या यहां लेकर के आओ, ठीक है ना, इसको आप खींचोगे अल्टीमेट ये यहीं पर आकर के रुक जाएगा, अल्टीमेट कहां पर आएगा, ये यहां पर आकर के क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो इसको अपन बोलेंगे अस्थायी साम्य अवस्था। अब आप समझो, इसको अपन क्या बोले, अस्थाई, इसको आप यहां लेकर के आओगे, छोड़ोगे, यहां लेकर के आओगे, ये यहीं पर आकर के क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये जहां पर था वहीं पर आ जाएगा, इसलिए इसको अपन बोलते हैं अस्थाई। एक्चुअल में स्थिति तो यही है, द्विध्रुव जैसे हमने देखा, द्विध्रुव की एक्चुअल स्थिति तो यही है ना, द्विध्रुव ऐसे ही रहना चाहता है, ठीक है ना, आप इसको यहां से लाओ पटक करके वो यहीं पर आ जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं अपन अस्थाई साम्य अवस्था। लेकिन अब इसको देखो, इसको जैसे ही आप इधर छोड़ोगे या फिर इधर छोड़ोगे, तो ये परमानेंटली या तो यहां शिफ्ट हो जाएगा या तो आकर के यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर दोबारा लोड करके नहीं जाएगा, है ना, दोबारा लोड करके नहीं जाएगा, यानी या तो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा या तो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए हमने कहा इसको जरा सा जैसे आप घुमाओ, ये ऐसे पड़ा है तो ठीक ठाक है, ऐसे पड़ा है तो ठीक ठाक है, ये प्लस रिपल हो रहा है, ये माइनस ठीक है ना, इस तरीके से पड़ा है तो ठीक ठाक है ये भी साम्य अवस्था, यानी यहां पर भी टॉर्क 0 है, घूमेगा नहीं, लेकिन ये अस्थाई इसलिए है क्योंकि इसको आप जैसे थोड़ा सा, इसको आप जैसे थोड़ा सा घुमाओगे तो ये पलट करके कुछ जाएगा नहीं, ठीक है ना, ये फिर से वहीं पर आ जाएगा, जैसे था वैसे आ जाएगा, लेकिन इसको जैसे ही आप थोड़ा सा घुमाओगे तो ये पलट करके ऐसे चला जाएगा, यानी ये देखो माइनस इधर चला जाएगा, ये वाला प्लस इधर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो
अब यहां पर देखो ये परमानेंटली या तो यहां शिफ्ट हो जाएगा या तो परमानेंटली यहां पर आकर के शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं अपन अस्थायी साम्यावस्था। ये यहीं पर नहीं रहेगा, जैसे ये यहां पर रुका हुआ था जिसको अपन ने अस्थायी बोला, ये अपनी जगह पे नहीं सोचो यहां से छोड़ो तो फिर उठ करके चला जाएगा, जादू हो जाएगा, जादू नहीं होगा, इसको बोलते हैं अपन अस्थायी साम्यावस्था। अब उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन बचा नहीं होगा आपको। अस्थायी साम्यावस्था और साम्यावस्था, यानी जब थीटा बराबर 0 है तो उस केस को अपन बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था, और जब थीटा बराबर 180 डिग्री है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ए अस्थायी साम्यावस्था है, तो वो भी साम्यावस्था है लेकिन उसको अपन बोलते हैं ए अस्थायी साम्यावस्था। ठीक है, अब केस नंबर अपन क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। ठीक है, चलो उम्मीद है 2 केस आपको प्रॉपर समझ में आ गए होंगे। साम्यावस्था कब अपन बोलते हैं और जो है अस्थायी साम्यावस्था कब अपन बोलते हैं और अस्थायी साम्यावस्था अपन कब बोलते हैं। उम्मीद है कि आप बात को पकड़ लिए होंगे। ठीक है, यूज करता हूं इसको। केस नंबर 3 क्या मतलब 2 है ना, थीटा बराबर यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है 1 है ना, तो टॉर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा मैक्सिमम साइन 90 है ना, टॉर्क मैक्सिमम इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू ई हो जाएगा है ना। यानी इस केस में अधिकतम बल आघूर्ण क्या करता है, काम करता है। तो अधिकतम बल आघूर्ण कब काम करता है, जब थीटा बराबर हमारे पास कितना होता है, जब थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो इस केस में अधिकतम बल आघूर्ण क्या है, काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने सेशन को बड़े, इसका फोटो आपको दिखाना, मैं आपको फोटो भी दिखा दूं। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है हाँ, और इस तरीके से ये दूर हमारे पास, ठीक है, माइनस है हमारे पास क्या है प्लस। ठीक है, ये देख लो थीटा बराबर कितना है, यहाँ पर थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। ठीक है ना, तो इस केस में जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तो हमारे पास अधिकतम बल आघूर्ण यहाँ पर क्या है, अधिकतम बल आघूर्ण यहाँ पर क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सेशन ये वाला प्रॉपर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे आने वाले जो भी हमारे सामने विद्युत क्षेत्र होंगे, जो भी आवेशित निकाय होंगे, उन आवेशित निकायों के बीच में अंतर करना हम देख रहे हैं, और उनके बीच अंतर करने के लिए हमने विद्युत क्षेत्र चुन रखा है। अब आने वाले जो निकाय आपके सामने सिस्टम है वो आप इतना आसान नहीं है कि आप जो है विद्युत क्षेत्र आराम से पता कर लो। उनके लिए हमें अब गाउस की थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, और गाउस की थ्योरम पर आप सीधे अप्रोच कर नहीं सकते। गाउस की जो थ्योरम है उस पर आप सीधे अप्रोच कर नहीं सकते, यानी गाउस की थ्योरम पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या मटेरियल पहले से होना चाहिए। गाउस की थ्योरम पढ़ने के लिए हमारे पास कौन कौन से मटेरियल होनी चाहिए, तो गाउस की थ्योरम पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको विद्युत फ्लक्स का नॉलेज होना चाहिए। इसका नॉलेज होना चाहिए, विद्युत फ्लक्स का नॉलेज होना चाहिए। विद्युत फ्लक्स का नॉलेज से पहले आपको जो है आवेश का वितरण की जानकारी होनी चाहिए, आवेश के वितरण की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी आवेश के वितरण के भी आपको पास नॉलेज होना चाहिए और विद्युत फ्लक्स का नॉलेज होना चाहिए, देन अपन गाउस की थ्योरम की तरफ अप्रोच कर पाएंगे। आप डायरेक्टली गाउस की थ्योरम से ही आने वाले सिस्टम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पता कर पाओगे। अगर आप गाउस की थ्योरम नहीं पढ़ोगे तो आप आने वाले सिस्टम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने में सक्षम अपने आप को नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पर कर पा रहे थे, 2 सिस्टम आपने पढ़ लिए, एक बिंदु आवेश पढ़ लिया और एक विद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया, लेकिन अब आने वाले जो भी सिस्टम होंगे, चाहे वो आवेशित गोला हो, चाहे वो आवेशित पट्टिका हो, चाहे वो आवेशित परत हो, चाहे वो आवेशित तार हो, अब बगैर आप गाउस के नियम का इस्तेमाल किए बगैर आप विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये दिमाग में बिठा लें। अभी तक आपने बिंदु आवेश और जो आपके पास विद्युत द्विध्रुव था, आपने कूलाम का नियम बखूबी इस्तेमाल करा, ठीक है ना, और आराम से आप खटाखट करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब जितने भी विद्युत क्षेत्र आप निकालोगे, गाउस के नियम अगर आपको नहीं बताए, यानी आपको पहले गाउस का नियम पढ़ना पड़ेगा। गाउस के नियम पढ़ने के बाद ही आप उन निकायों के बीच विद्युत क्षेत्र निकाल करके अंतर जान सकते हो। बगैर
गाउस का नियम पढ़े आप अंतर जान नहीं सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको बात उतर चुकी होगी और गाउस के नियम पर आप सीधे अप्रोच कर नहीं सकते। गाउस के नियम को जानने के लिए सबसे पहले गाउस के नियम को अगर आपको जानना है तो आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा और विद्युत फ्लक्स से पहले आवेश के वितरण की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और आवेश का वितरण आप जानते हो, एक होता है सतत आवेश वितरण और एक होता है सतत आवेश वितरण। मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज ओवरव्यू दे दूंगा ना कि अगला जो हमारा बिंदु होगा वो क्या होगा, वो आवेश का वितरण ही होगा। आवेश के वितरण के बाद अपन विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे और विद्युत फ्लक्स पढ़ने के बाद अपन गाउस के नियम पर अप्रोच कर जाएंगे, ठीक है ना। यानी गाउस के नियम पर डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लो, बहुत इंपॉर्टेंट लो, है ना। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाउस की थ्योरम आप लिखें, गाउस की थ्योरम आप लिखो, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा जाता है, लेकिन मैंने कहा कि डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। आपको क्या होना जानना पड़ेगा, आपको विद्युत फ्लक्स जानना पड़ेगा। विद्युत फ्लक्स जानने से पहले आपको आवेश का वितरण जानना पड़ेगा। हमने कहा आवेश का वितरण यहाँ पर दो प्रकार का आप समझते हैं, ठीक है ना। एक होता है सतत आवेश वितरण और एक होता है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण जिसमें आवेश के वितरण में कोई नियमितता ना हो, यानी आवेशित अल्पांशों के बीच की दूरी कम ज्यादा हो, है ना। यानी आवेशित जो आवेश है वो उनके बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा हो, तो ऐसे आवेश के वितरण को अपन सतत आवेश वितरण नाम से होता है। सतत आवेश वितरण यानी जिसमें आवेशित निकायों के बीच यानी आवेशित अल्पांशों के बीच दूरी कम ज्यादा हो, तो ऐसे आवेश के वितरण को अपन सतत आवेश वितरण कहते हैं। और सतत आवेश वितरण जिसमें आवेशित जो अल्पांश होते हैं उनके बीच डिस्टेंस नगण्य हो, ना के बराबर हो, यानी आवेशित अल्पांश बहुत पास पास हो। आवेशित अल्पांश क्या हो, बहुत पास पास हो, तो ऐसे आवेश के वितरण को सतत आवेश वितरण कहा जाता है। ऐसे आवेश वितरण को अपन क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण बोलते हैं। तो सतत आवेश वितरण किसको बोलते हैं, जिसमें आवेशित अल्पांश बहुत पास पास हो, आवेशित अल्पांशों के बीच की दूरी नगण्य हो, तो ऐसे आवेश के वितरण को अपन क्या बोलेंगे, सतत आवेश वितरण। यानी सतत है, कंटिन्यू है, गैप नहीं है बिल्कुल आवेशित अल्पांशों के बीच, ठीक है ना। और इस सतत में हमने क्या बोला, जिसमें जो आवेशित अल्पांश है उनके बीच की दूरी कम हो ज्यादा हो, है ना, कम ज्यादा हो, ठीक है ना। कोई नियमितता ना हो, आवेश के वितरण में कोई नियमितता ना हो, तो ऐसे आवेश के वितरण को अपन सतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे त्रिभुज के कोनों पर आवेश, चतुर्भुज के जो है शीर्षों पर रखे आवेश, ठीक है ना, तो इसको अपन बोलते हैं सतत आवेश वितरण। अब हमें तो हमारा जो टारगेट है वो सतत आवेश वितरण के टाइप्स की तरफ रहेगा। सतत आवेश वितरण भी तीन प्रकार का आपके सामने आएगा, ठीक है ना। एक आपका होगा रेखीय आवेश वितरण और एक होता पृष्ठीय आवेश वितरण और एक होगा आपके पास आयतन आवेश वितरण, है ना। अब इससे संबंधित एक भौतिक राशि भी आपको पढ़ने को मिलेगी। एक होगा रेखीय आवेश घनत्व, यानी रेखीय आवेश वितरण में आपको एक भौतिक राशि पढ़ने को मिलेगी जिसको आपको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश वितरण में आपको पृष्ठ आवेश घनत्व जिसको बोलते हैं। और आपको आयतन आवेश वितरण में एक भौतिक राशि पढ़ने को मिलेगी जिसको अपन आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब उसको अपन जो रेखीय आवेश वितरण होता है वहां पर जो संबंधित जो भौतिक राशि उसको अपन रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, उसको अपन लैम्ब्डा से दिखाते हैं, ठीक है ना। और फिर हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व जो भौतिक राशि पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसको अपन सिग्मा से दिखाते हैं, ठीक है ना। और फिर जो लास्ट में अपन पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण में जो आयतन आवेश घनत्व है उसको अपन रो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रो क्या है, लैम्ब्डा क्या है ना, और सिग्मा क्या है, इसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट सेशन से जुड़ना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहीं पर इसको वाइंड अप करता हूं सेशन को, और नेक्स्ट सेशन में अपन आवेश के वितरण को लेकर के आपके सामने आएंगे, है ना। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।